जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को धकेलते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं तो उस दौरान हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इंसान इस कार को धकेल रहा है तो इस जगह पे डायरेक्ट कांटेक्ट है कार के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ जहाँ पर कि ये आदमी फोर्स अप्लाई कर रहा है। उसी तरह से ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को, इस लड़की के साथ इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है और ये रस्सी के सहारे खींच रहा है और ये आदमी इस रस्सी को पकड़ा हुआ है, कांटेक्ट में है और रस्सी वापस से जाके इस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है। तो खींचने और धकेलते समय जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। तो कम उम्र में जब हम शुरू में फोर्स के साथ डील करते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि फोर्स अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन समय के साथ साथ जब हम थोड़ा बड़ा होते हैं और हम मैग्नेट्स के साथ खेल कूद करने लगते हैं उस समय हमें एक मैजिकल चीज़ दिखता है कि एक मैग्नेट लोहे को दूर से खींच लेता है। ना यहाँ पर कोई थ्रेड है, ना ही मैग्नेट उसे पकड़ के खींच रहा है, लेकिन लोहा मैग्नेट के तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। यहाँ पर बीच में कोई भी कांटेक्ट का मीडियम नहीं है। और कुछ ऐसा ही चीज़ हम जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा कि दो मासेस एक दूसरे को काफ़ी दूर से अट्रैक्ट कर सकता है। और सेम चीज़ जब हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं उस समय हमने यही चीज़ देखा। ये मान ले एक मेटालिक स्फीयर है, अगर इस स्फीयर के सामने हम एक चार्ज्ड बॉडी लाते हैं, लेट अस से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो ये क्या करेगा, इस मेटल के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ खींच लेगा, दूर से ही ये खींच लेगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई कांटेक्ट नहीं है, मैग्नेट के केस में भी कोई कांटेक्ट नहीं है, चार्ज के केस में भी यहाँ बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है और चार्ज ने दूसरे चार्ज को खींच लिया। हमें ये पता है, लेट अस से ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, हमें ये पता है कि दो चार्जेस अगर ओपोजिट नेचर का हुआ, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी के लिए हमने इस चार्ज को अभी फिक्स्ड रखा है। और अगर दो चार्ज सिमिलर नेचर का हुआ तो वो एक दूसरे को रेपेल करता है, ये दूर से अट्रैक्ट कर सकता है और दूर से ही रेपेल कर सकता है। न बीच में कोई रस्सी है, न हाथ से पकड़ के कोई खींच रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ फोर्स अप्लाई होता है। ये फोर्स कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पर इसके आसपास ऐसा क्या है जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं ऑब्वियसली। ऐसा क्या है जो कि इसके प्रेजेंस के कारण एक दूसरे चार्ज्ड बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ऑब्वियसली बीच में कुछ है, चाहे वो पूरी तरह से वैक्यूम क्यों ना हो, पूरी तरह से फ्री स्पेस क्यों ना हो, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर इसका एग्जिस्टेंस है। ये चार्ज क्या करता है, अपने आसपास के रीजन में एक मॉडिफिकेशन लाता है। जैसे कि मास अपने आसपास के रीजन में एक मॉडिफिकेशन लाता है, कहा जाता है कि मास जो है स्पेस को बेंड करता है, तो वो जो बेंडिंग है स्पेस का वो एक तरह का मॉडिफिकेशन है। सिमिलरली चार्ज भी अपने आसपास, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पे मॉडिफिकेशन लाता है, जिसके कारण उस मॉडिफाइड फील्ड में या रीजन में जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन ये जो फील्ड है, इस फील्ड को हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा देखते हैं। सपोज ये एक मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर एक भारी सा बॉल रखा गया है, तो ऑब्वियसली ये इस तरह से कर्व्ड हो जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। अब अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे लुढ़कते हुए इस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर आके सट जाएगा। सपोज मान ले, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, हम जिसे भी सच मानते हैं वो हमारे परसेप्शन के हिसाब से हम सच मानते हैं। अगर किसी चीज़ को परसीव करने का हमारे पास कोई ऑर्गेन ही ना हो या फिर कोई टूल हम डेवलप ना कर पाए तो फिर उसका एग्जिस्टेंस हमारे लिए ना के बराबर होगा।
मान ले कि ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, न छू के डिटेक्ट कर पाए, न इसे देख पाए, सपोज ऐसा हुआ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आपको क्या दिखेगा कि मैजिकली यहाँ पर एक बॉल लुढ़कते हुए इसके साथ आकर चिपक गया है। तो वही कुछ ऐसा ही चीज़ होता है जब चार्ज अपने आसपास के रीजन को मॉडिफाई करता है। कहा जाता है अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसमें वो मॉडिफिकेशन लाता है, जिसके कारण कि दूर कोई अगर दूसरा चार्ज है तो उस दूसरे चार्ज पे वो फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। बेसिकली पहला चार्ज अपने आसपास के स्पेस में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मॉडिफिकेशन लाता है, और उस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज होता है तो वो फील्ड दरअसल इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है। ये जो बीच का फील्ड है, ये डायरेक्टली हमारे लिए अभी तक तो परसीवेबल नहीं है, अभी तक हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो फंडामेंटली इसका जो बिहेवियर है, बिल्कुल प्राइमरी बिहेवियर हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन इसका बहुत सारे सेकेंडरी बिहेवियर्स हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने एक ऐसा बलून लिया और उसे दोनों तरफ से हाथ से पकड़ के खींच लिया। तो जब आप इसे खींच के लंबा करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ये बलून वापस से आपके हाथों को अंदर की तरफ खींचता है। ठीक है, अगर अभी सवाल पूछा जाए कि ये अंदर की तरफ क्यों खींचता है, तो चूंकि आपको इलास्टिसिटी के बारे में पता है तो आप इमीडिएटली कहेंगे कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, व्हाटएवर जो भी है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो है, ये एक दूसरे से दूर जा रहा है। दूर जाने के कारण वो वापस से अपने पुराने पोजीशन को रिगेन करना चाहता है, जिसके कारण वो आसपास के मॉलिक्यूल्स को खींचता है, एंड हेंस आपके दो हाथों को वो अंदर की तरफ खींचता है। सपोज हमें ये चीज़ नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, हम उस चीज़ को मान ले कि डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या दिख रहा है, उसका जो प्राइमरी बिहेवियर है, जो मॉलिक्यूल्स दूर जा रहा है वो फिर करीब आना चाहता है, जिसके कारण फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये चीज़ मान ले हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन ऊपरी तौर पे हम कुछ इसके और प्रॉपर्टीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये खिंचा हुआ न है, मान ले ये एक नॉर्मल बलून है, बिल्कुल हमने खींचा नहीं है, उस समय इस रीजन में जो कलर होगा वो डीप ब्लू कलर का होगा, लेकिन इसे खींच देने से क्या होगा, इसका कलर फेड हो जाएगा। इस रीजन में जहां खिंचा हुआ है वहां फेड हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंडरी प्रॉपर्टी। अगर कोई ये कहता है कि अगर यहाँ पर डार्क ब्लू कलर है, दैट मीन ये दोनों हाथों को अपने तरफ नहीं खींचेगा, और अगर यहाँ पर लाइट ब्लू कलर है तो ये दोनों हाथों को अपने तरफ खींचेगा। ये गलत नहीं है स्टेटमेंट, ये हम एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, प्राइमरी प्रॉपर्टी को हम देख नहीं पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज नॉन परसीवेबल। सेम केस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड फंडामेंटली यहाँ पर किस तरह से थ्रेडेड बिहेवियर है इस रीजन में, वी डोंट नो, पर ये इसका जो सेकेंडरी बिहेवियर है, ये किस तरह का प्रॉपर्टी दिखाता है जब कोई दूसरा चार्ज आता है, कोई और चार्ज आता है, उस पे क्या इफेक्ट डालता है, ये हम पता कर सकते हैं। बिकॉज फोर्स इज डिटेक्टेबल फॉर अस, हम फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, इन सब चीज़ों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड या फिर हमारा सोचने का तरीका फोर्स मोमेंटम हुआ, तो इस फील्ड का एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी जिसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर उसका वैल्यू हम पता कर सकते हैं। और अगर हमारा सेंस एनर्जी हुआ तो फिर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक दूसरा प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं जिसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। समटाइम्स ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को अलग अलग तरीके से नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड भी कहते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे कभी बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चूँकि इस चैप्टर में नहीं है, हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन मुद्दा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर ये जो अपने आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मॉडिफिकेशन ला रहा है, उस मॉडिफिकेशन का एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी जो कि वो दूसरे चार्ज पे दिखा सकता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ यहाँ पर ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ये अपने आसपास के रीजन में मॉडिफिकेशन ला रहा है, जिस मॉडिफिकेशन के कारण ये दूसरा चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है।
यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, जो मॉडिफिकेशन की बात हम लोग कर रहे थे, वो मॉडिफिकेशन ये क्या करता है, ये चार्ज अपने बिल्कुल विसिनिटी में जो फील्ड है उसमें मॉडिफिकेशन लाता है, स्पेस है उसमें मॉडिफिकेशन लाता है, उसके कारण ये मॉडिफिकेशन प्रोपगेटेड हो जाता है यहाँ पर, ये मॉडिफिकेशन प्रोपगेटेड हो जाता है यहाँ पर। मास होता तो ये थोड़ा आसान होता, क्योंकि मास के लिए जनरल रिलेटिविटी बहुत सारे इक्वेशंस हमें देता है, जो अलग तरह का इक्वेशन देता है क्लासिकल फिजिक्स से अलग। चार्ज के लिए इट इज़ नॉट सो ईजी। तो ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर प्रोपगेटेड हुआ, ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर प्रोपगेटेड हुआ, एंड सो ऑन, ये प्रोपगेशन चलता गया और यहाँ तक मॉडिफिकेशन पहुँचा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर इस बॉल को रखा जाए तो ये इमीडिएटली करीब जो यहाँ पर मेम्ब्रेन है उसे खींच के लंबा करेगा, वो अपने आसपास के जो रीजन है उसे खींच के लंबा करेगा, ये यहाँ पर इसे लंबा करेगा, खींचेगा, और वो जो खिंचाव है वो खिंचाव इस तरह से आगे बढ़ते हुए हर एक पॉइंट तक पहुँच जाएगा। तो ये जो चार्ज का मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन हर जगह पे इस पूरे रीजन में, समटाइम्स ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में ये फैल जाता है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसका वो जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो ये एक चार्ज है, मान ले, इस चार्ज को एक अमाउंट दे देते हैं, असाइन कर देते हैं Q, इसमें Q अमाउंट का चार्ज है, और इसके आसपास जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम का जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटेड हो जाता है इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के एग्जिस्टेंस के कारण। तो हर पॉइंट में वो जो फील्ड इंटेंसिटी होगा, वो जो प्रॉपर्टी है वो वैरी करेगा। इसीलिए हमें पता है कि दूसरा चार्ज अगर करीब रहेगा तो उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, वो दूर में रहेगा तो उसमें कम फोर्स अप्लाई होगा। दैट मीन हर एक पॉइंट में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है उस मॉडिफिकेशन का क्वांटिटी अलग अलग होगा। इसीलिए हमें कोई एक खास पॉइंट चूज करके आगे बढ़ना होगा। सपोज ये वो पॉइंट है, दिस इज दैट पॉइंट, और इस पॉइंट को चलिए नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है पॉइंट P, ये वो पॉइंट है पॉइंट P, और इस चार्ज से ये पॉइंट P जो है ये R डिस्टेंस दूर है। अभी अगर इस जगह पे हम एक चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने चार्ज इंट्रोड्यूस किया Q1, तो इस Q1 पे एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा ड्यू टू दिस चार्ज Q। वो जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कूलॉम्स लॉ से बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू फर्स्ट चार्ज, that is Q, capital Q, into the second charge, small letter Q1, divided by इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। चलिए इसी चीज़ को ना थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर मैं Q1 को थोड़ा बाहर लिखूँगा, इसका फ़ायदा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये R² है और ये जो Q1 है, इस Q1 को हमने बाद में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन है, कहीं भी कर सकते हैं, हम ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जो Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज को हटा देते हैं और इसके जगह पे हम Q2 चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा करते ही यहाँ पर इस बॉडी पे, इस चार्ज्ड बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होगा, सेम तरीका F2 मान लेते हैं वो फोर्स है। दैट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R², और यहाँ पर Q2 हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप मज़ेदार चीज़ देखिए, जब हमने Q1 चार्ज को इंट्रोड्यूस किया तो देखिए फोर्स बन रहा इतना। जब हमने Q2 चार्ज को इंट्रोड्यूस किया उसी पॉइंट में, तो फोर्स बन रहा है इतना। एक पार्ट यहाँ पर सेम है, फिक्स्ड है दोनों ही केस में, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R²। ये पार्ट देखिए दोनों में सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ दैट पॉइंट, इस पॉइंट के साथ वो टर्म एसोसिएटेड है, और इसी टर्म को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे कि E से डिनोट किया जाता है। अब आप एक चीज़ देखें, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R²। इस पॉइंट में जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, उस पॉइंट में अगर Q1 चार्ज इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसी टर्म के साथ आप Q1, उस चार्ज को, जिस चार्ज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको फोर्स मिलेगा। सेम केस हियर,
जब Q2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ Q2 को मल्टीप्लाई कर देने से हमें उस पर लगा हुआ फोर्स यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हुआ और उस पॉइंट में Q चार्ज को रखा गया, तो उस Q चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू Q दैट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट का, जिस पॉइंट में उस चार्ज को रखा गया। तो ये एक सिंपल रिलेशन हम यहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ से हम दो चीज़ें और पता कर सकते हैं यहाँ इस फॉर्मूला से या इस रिलेशन से। पहला तो ये कि चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन है, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी होना होगा। क्योंकि दो स्केलर क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन रहेगा ही नहीं। दो स्केलर क्वांटिटीज़ किसी के पास डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन कहाँ से आएगा? उस डायरेक्शन के लिए डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी होना होगा, तब जाके ये रिलेशन पूरी तरह से वैलिड होगा। और दूसरी बात ये कि इस रिलेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो पता कर सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा वो फोर्स डिवाइडेड बाय वो चार्ज। तो यहाँ से आप देखिए इसका जो एसआई यूनिट होगा वो एसआई यूनिट क्या होगा? फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और चार्ज का एसआई यूनिट कूलॉम। सो न्यूटन पर कूलॉम इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे चल के हम इसका एक और यूनिट देखेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे उस समय देखेंगे इसका और एक एसआई यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। उस पर फिलहाल अभी बात नहीं करते हैं। यहाँ से आप अगर इस रिलेशन को आप गौर से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये और फोर्स के लिए ये वाला अगर फॉर्मूला हो, या फिर आप अगर इस फॉर्मूला को देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज का वैल्यू 1 हुआ, अगर इस चार्ज का वैल्यू 1 हुआ, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर लगा हुआ फोर्स, जिस पॉइंट में उस चार्ज को रखा गया उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और वो चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो दोनों न्यूमेरिकली सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ इस पॉइंट का, सपोज इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है? इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसमें हम 1 यूनिट का चार्ज ला रहे हैं, Q इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो फिर इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा दैट फोर्स, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के न्यूमेरिकली इक्वल होगा, क्योंकि Q का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज लाया जाएगा 1 यूनिट का चार्ज, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिफाइन करने के लिए हमारे पास अभी दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि हम जो इंट्रोड्यूस करेंगे चार्ज वो पॉजिटिव 1 यूनिट का हो, और दूसरा ऑप्शन है कि वो चार्ज नेगेटिव 1 यूनिट का हो। तो यहाँ पर कन्वेंशन ये लिया गया कि यहाँ पर पॉजिटिव 1 यूनिट का चार्ज को इंट्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि इस पॉइंट में, सपोज इस पॉइंट में अगर हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, तो यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 यूनिट का चार्ज हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली सेम होगा। तो यहाँ पर इसे इस तरह से डिफाइन किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस, कौन करेगा? एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट में आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे इस तरह से डिफाइन किया गया। अब यहाँ से आप देखिए इसका वेक्टर फॉर्म हम पता कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हमने तो उसका मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ सिर्फ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी हम पता कर सकते हैं। उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। चलिए इस पॉइंट का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं P पॉइंट का, तो यहाँ पर हमें Q2 नहीं बल्कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करना होगा। सो हमने यहाँ पर +1 चार्ज इंट्रोड्यूस किया।
तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए +1 चार्ज हमने जब इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए चलिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये जो सोर्स चार्ज है, वैसे इसे सोर्स चार्ज कहा जाता है, जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जो कैपिटल Q चार्ज है, उसे सोर्स चार्ज कहा जाता है। और किसी पॉइंट में अगर हम एक दूसरे चार्ज को रखते हैं, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने रखा है, पहले Q1 रखा था, फिर Q2 रखा था, तो उनको टेस्ट चार्जेस कहा जाता है। अभी देखें, हम मान लेते हैं कि ये जो है ये पॉजिटिव नेचर का है सोर्स चार्ज। तो पॉजिटिव नेचर का है तो ये फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगा, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ऑब्वियसली फोर्स का डायरेक्शन होगा ये, और वो फोर्स का जो डायरेक्शन है हम कह सकते हैं वो डायरेक्शन है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम आर नाम दे देते हैं, आर के ऊपर एरो लगा के ये वेक्टर इंडिकेट कर रहा है सोर्स चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज। इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक तो आर जो कि इसका मैग्नीट्यूड है, और उसके साथ आर कैप जो कि इसका डायरेक्शन है, या फिर कहें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। सो ये जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी फोर्स से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज को रखने से जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। सो उस फोर्स का डायरेक्शन ऑब्वियसली वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इन दिस केस। सो यहाँ आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आर कैप के डायरेक्शन के बराबर है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। तो इस केस में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही फॉर्मूला देखें, उसका मैग्नीट्यूड लगा दें यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है आर, उसका स्क्वायर्ड, और वहाँ उस डिस्प्लेसमेंट का आप जो यूनिट वेक्टर है उसके डायरेक्शन में वो यूनिट वेक्टर यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए तो वैलिड है, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो यहाँ पॉजिटिव नहीं, बल्कि मान ले कि अभी जो चार्ज है ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हमें यहाँ माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना होगा? नहीं करना होगा, क्योंकि जैसे ही ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव हुआ, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ का पता करने के लिए तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो अब इस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन बदल जाएगा। लेकिन हमने तो यहाँ आर कैप लिख दिया है, कोई बात नहीं, जैसे ही चार्ज नेगेटिव हुआ तो वो जो नेगेटिव वैल्यू है, सपोज ये दिस इज -3, मान ले क्यू, कैपिटल क्यू का वैल्यू -3 है, वो नेगेटिव साइन जो है जैसे ही इसके साथ अपेंड हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन के साथ अपेंड हो जाएगा, वो अपने आप डायरेक्शन को बदल लेगा। जब वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो ये दोनों के लिए काम करेगा, चाहे सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो या फिर सोर्स चार्ज नेगेटिव नेचर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। अब देखें, जितना हमने अभी तक देखा, यहाँ से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी पता कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के आसपास जो भी पॉइंट्स होंगे वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, ऑब्वियसली वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस चार्ज के तरफ होगा या इससे दूर होगा? आप खुद सोचिए, किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करना होगा। तो जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसके डायरेक्शन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो वो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा? ऑब्वियसली जैसे ही आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे वैसे ही वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज दूर की तरफ जाएगा, मतलब फोर्स इससे बाहर लगेगा, क्योंकि अब सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रेपल करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहे हैं वो बाहर की तरफ होगा, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए वो रिपेल्ड होगा, यहाँ पर रखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो इस डायरेक्शन में रिपेल्ड होगा, यहाँ पर रखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो इस डायरेक्शन में रिपेल्ड होगा। दैट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है वो बाहर की तरफ होगा।
सो ये एक बेसिक नेचर है, हर पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होगा। वहीं पर सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके आसपास के पॉइंट पे वो इनवर्ड्स होगा, अंदर की तरफ होता है। तो ये तो एक इसका प्रॉपर्टी हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके आसपास के पॉइंट्स में पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ। और दूसरा एक प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मान लें इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है वो बाहर की तरफ होगा, ये तो ठीक है। और एक बात कि यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां रखे गए चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे वो डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। जैसे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिपेंड करेगा इसका मैग्नीट्यूड, ये अगर कैपिटल Q हुआ तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कितना चार्ज रख रहे हैं इस पे वो डिपेंड नहीं करता। तो ये दो बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अब चलिए देख लेते हैं, ये तो एक सोर्स चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था वो था। अब अगर मान ले बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पर Q1, Q2, Q3 चार्ज है, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसके लिए इक्वेशन या एक्सप्रेशन कैसा होगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज P, तो Q1 चार्ज के लिए इस पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। डायरेक्शन पे ध्यान मत दे, आप ऐसा ना सोचे कि Q1 का अगर साइन नेगेटिव हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो अंदर की तरफ आना चाहिए। वो जो डायरेक्शन है वो अपने आप नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देने से डायरेक्शन वो पलट जाता है, उस पर अभी बॉदर न करें। अब देखिए Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना बना, Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E3 बना। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर स्केलर सम तो होगा नहीं, वेक्टर सम होगा, वेक्टर एडिशन। मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस से ये है E, तो ये E जो है ये इन तीनों का वेक्टर सम होगा। तो ये जो E1, E2 और E3 है इसे हम कैसे पता करेंगे। E1 को पता करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस पता होना ज़रूरी है। अगर वेक्टर फॉर्म में हम पता करना चाहते हैं तो यहाँ से सोर्स चार्ज से उस पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उस वेक्टर को हमें कंसीडर करना होगा। सो ये जो वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेक्टर इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट P है और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को 1 नाम देते थे। सो 1 से लेके P तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ऑब्वियसली उसे हम RP1 कहेंगे। किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, P का डिस्प्लेसमेंट। कहां से, 1 से, तो P पहले 1 बाद में। NCERT क्या कहता है आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता, बट दिस इज RP1। और Q2 से जब हम इस P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे तो दैट इज RP2, उसे हमने नाम दिया। और Q3 से P पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज RP3। अब यहाँ से हम E1, E2 और E3 का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में पता कर सकते हैं। E1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सोर्स चार्ज Q1 है इस केस में, Q1 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका स्क्वायर, और फिर इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमने अपेंड कर दिया। देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, Q1 अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसका डायरेक्शन ये होगा, अगर Q1 नेगेटिव चार्ज हुआ तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव साइन इस पे जुड़ेगा तो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, E1 का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। सेम केस E2 और E3 के लिए। अब अगर इनको जोड़े और भी मान ले और भी बहुत सारे चार्जेस है, ऐसे Q4 है, Q5 है, इस तरह से Qn तक है, बहुत सारे चार्जेस हैं। इन सब को अगर जोड़े तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसे अगर E नाम दे तो वो E कुछ ऐसा होगा। यहाँ से इन सब को अगर जोड़े, n चार्ज अगर है तो En तक हमें जोड़ना होगा, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन आउट कर सकते हैं और इस टर्म को यहाँ लिखा गया, इस टर्म को उसके साथ यहाँ जोड़ा गया और इस टर्म को यहाँ पर जोड़ा गया। ऐसे ही और भी बहुत सारे चार्जेस है, n चार्जेस है, तो ये हो गया लास्ट टर्म। इसे हम समेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप गौर से देखिए, ये टर्म तो रहेगा और समेशन, यहाँ समेशन ऑफ दीज टर्म्स, ये सारे जो टर्म्स हैं इनका समेशन होगा। वेल, उसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये कॉमन है और ये जो टर्म है यहाँ i का वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो पहले i का वैल्यू 1 डाले तो ये Q1
RP1 स्क्वायर और RP1 कैप, तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा। सिमिलरली आई का वैल्यू जब 2 होगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आ गया, तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा। इस तरह से आई का वैल्यू n तक चलेगा। जब n होगा आई का वैल्यू तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा। अब यहाँ से आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको इसी स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पूरे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।